यह वह मोड़ है जहाँ सपने सवाल बनने लगते हैं और सवाल धीरे धीरे जिद में बदल जाते हैं। जिस लड़की ने कल तक भविष्य को कल्पना में देखा था, आज उसे अपने वर्तमान से लड़ना है, क्योंकि अब रास्ता सीधा नहीं और मंजिल सिर्फ नाम नहीं, पहचान है। दूसरा अध्याय उसी संघर्ष का आरंभ है जहाँ हर कदम कीमत मांगता है और हर निर्णय चित्र करता है। नमस्कार, मैं संतोष कश्यप मैडम डीएसपी उपन्यास की इस ऑडियो दुनिया में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग मैडम डीएसपी के दूसरे अध्याय ट्रेन की यात्रा और दिल्ली की भीड़ को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थान चलती ट्रेन और नई दिल्ली। अपने साइड लोअर सीट से ट्रेन की खिड़की के शीशे से बाहर झांकते हुए गौरी की आंखें कहीं खो सी गई थी। एसी कंपार्टमेंट की आरामदायक सीट पर बैठी वह बाहर के जीवन को देख रही थी। एक ऐसा जीवन जो उसके भीतर कुछ सजीव कर रहा था। नीचे, बहुत नीचे, जैसे समय की गहराई में बहती हुई दिखी वह नदी गंगा। उसकी सतह पर पसरा कोहरा और उस पर पड़ती धूप की हल्की किरणें मिलकर जैसे कोई अधूरी कथा कह रही हो। गौरी को लगा जैसे गंगा उसकी ओर देख रही है, मौन पर पूरी समझदारी के साथ। उस नदी की शांत धारा में एक ऐसी आत्मीयता थी, मानो वह गौरी के भीतर के अनकहे सवालों को सुन रही हो, बिना किसी शब्द के। उस एक क्षण में उसे अपना गांव, माँ की गोद, बचपन की ठिठोली, बाबा का साइकिल वाला पुल सब याद आ गया। और गंगा वहीं थी, बदलती नहीं, जैसे कोई माँ जो सब जानती है पर कहती कुछ नहीं। कोहरे से ढकी वह बहती धारा सूरज की सुनहरी रेखाओं में नहाई हुई कोई साधारण नदी नहीं लग रही थी। वह गौरी के लिए एक रहस्यमय दर्पण बन चुकी थी, जो बाहर के नहीं भीतर के दृश्य दिखाता है। गौरी ने खिड़की के शीशे को हल्के से छुआ, जैसे गंगा से कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए, सिर्फ आंखें नम हो गई। जैसे जैसे ट्रेन ने छपरा पार किया, खेतों का विस्तार शुरू हो गया। चौड़े चौड़े खेत दोनों ओर फैले हुए। शीत ऋतु के ठिठुरन ने वो उसकी परतें हर पत्ते पर चढ़ा दी थी। वह धुंध से भीगे खेत मानो किसी खामोश प्रार्थना में झुके हुए लग रहे थे। दूर दूर तक पसरी हरियाली को देखकर गौरी का मन ठिठक गया। कहीं पत्तों के ढेर में कूड़ा बीनता बच्चा, कहीं सूखे खेतों के किनारे झुकी पीठ वाली औरतें, और कहीं एक ठिठुरती शांत सुबह में एक आदमी। गौरी की नज़र ठिठक गई। एक ट्रैकमैन, लाल फीकी कमीज पहने, कांधे पर भारी लोहे का हथौड़ा लटकाए, ध्यान से पटरियों के जोड़ों को झुका था। उसके हाथ कम कपा रहे थे, पर हथौड़ा स्थिर पड़ता था, सटीक, ठोस, अनुशासित। चेहरे पर कोई सिकन नहीं, न कोई शिकवा। ऐसा लगता था मानो वो ठंड उसी रगों में भी जम चुकी हो। अब उसे वह चौंकाती नहीं, बस छू कर निकल जाती है। गौरी ने खिड़की से झुककर देखा। वो आदमी जैसे इन पटरियों की आत्मा था, लोहे को, वजन को, ठंड को, सबको साधे हुए। उसकी मौजूदगी एक प्रतीक बन गई, जैसे वो न केवल ट्रैक को जोड़ रहा हो, बल्कि पूरे देश को। पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का संतुलन शायद उन्हीं हथौड़ों से तय होता है, जो सुबह से पहले उठते हैं और रात के पहले थकते नहीं। गौरी की आंखें कुछ देर तक उसी पर टिकी रही। उसकी आंखों में न कोई अभिव्यक्ति थी, न उम्मीद, बस एक तटस्थ स्वीकार था कि यह उसकी दुनिया है और यही उसका धर्म। खिड़की के बाहर अचानक कुछ झोपड़ियाँ दिखी, प्लास्टिक की चादरों से ढकी, तिरछी, अस्थायी, जैसे हवा में कांपती कोई उम्मीद। उनके बाहर कुछ बच्चे सिकुड़े सिकुड़े अलाव के पास बैठे थे, हाथ फैलाए हुए, जैसे आग से नहीं, जीवन से थोड़ी गर्मी मांग रहे हों। शायद वे किसी ईंट भट्ठे या निर्माण स्थल के घुमंतु मजदूरों का ठिकाना था, कहीं कभी कहीं, कभी कहीं, जिनका कोई अस्थायी घर नहीं, सिर्फ एक चलती जिंदगी होती। गौरी की आंखों में एक हल्की नमी तैर आई। उसने अनायास ही अपने ऊनी शॉल को थोड़ा और कसकर लपेट लिया, पर फिर उसे लगा कि उन बच्चों के पास तो शायद ओढ़ने को भी कुछ नहीं। वह बाहर देखती रही, लेकिन देखना अब केवल देखना नहीं रहा, वह उस दृश्य को महसूस कर रही थी। उसे अपने संघर्ष याद आए, पढ़ाई के लिए गांव छोड़ना, माँ की आंखों में छुपा डर, पिता की चुप्पी, और खुद को हर रोज यह समझाना कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार की उम्मीद है। लेकिन उस क्षण गौरी को एक और बात समझ आई।
उसका सपना उस ट्रेन के भीतर की बात नहीं बल्कि बाहर उन झोपड़ियों में भी सांस लेता है। वो तपिश, वो संघर्ष जो उसने देखा वो न केवल उसे भीतर से झकझोर गया बल्कि उसके लक्ष्य को और भी जरूरी बना गया, क्योंकि अब वह सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहती थी, अब वह एक वजह बनना चाहती थी। गौरी अब भी खिड़की से बाहर देख रही थी। ट्रेन अब देवरिया पार कर चुकी थी और धुंध का घूंघट और भी घना हो चला था। बाहर के दृश्य अब सपने जैसे लगने लगे थे, अधूरे, धुंधले, लेकिन भीतर कुछ जमा देने वाले। वह कुछ सोच ही रही थी, शायद अभी अभी देखी उन झोपड़ियों की आग, उन बच्चों की आंखें और अपने भीतर उठती बेचैनी की। तभी एक विनम्र सी आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। सॉरी मैम, मुझे आने में देर हो गई। एक अधेड़ उम्र का अटेंडेंट गहरे नीले स्वेटर में हाथ में बंडल लिए खड़ा था। ये लीजिए आपका नया बेडरोल, पिल्लो और कंबल। गौरी ने उसकी तरफ हल्के मुस्कान के साथ देखा और थैंक यू कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी थोड़ी सी ऊंच नीच चल रही थी। अटेंडेंट थोड़ी देर रुका, फिर एक हल्की संजीदगी के साथ बोला, और हाँ मैम, यात्रा के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या कोई डर या संकोच महसूस हो तो आप बेझिझक हमें टीटी या रेलवे पुलिस को बता सकती हैं। उसने अपने हाथों से टोपी को थोड़ा ऊपर सरकाया, फिर गर्दन के चारों ओर लिपटे पुराने ऊनी मफलर को कसकर लपेटते हुए बोला, आपकी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा भारतीय रेलवे की प्रथम प्राथमिकता है मैम। वो शब्द साधारण थे, सरकारी से लगे, जैसे किसी ब्रोशर में लिखे हो, लेकिन उस लहजे में कुछ था, एक ईमानदारी, एक जिम्मेदारी जो गौरी के भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। कुछ पल के लिए वो खामोश रही। खिड़की के कांच पर जमा ओस की परत को उसने उंगली से छुआ, जैसे उस पर एक विचार लिखना चाहती। उसके मन में पहली बार रेलवे कोई दूर की सरकारी मशीन नहीं लगी, बल्कि एक जीवंत व्यवस्था लगी, जिसमें अटेंडेंट, टीटी, पुलिस सब अपनी सीमाओं में भी मानवीय प्रयास कर रहे थे। गौरी ने सोचा, सुरक्षा केवल हथियारों और कैमरों से नहीं आती, यह भावना से आती है। जब कोई यह कहता है कि आप बेझिझक मदद मांग सकती हैं, तो वो दरअसल यह कह रहा होता है कि आप अकेली नहीं हैं। भारतीय रेलवे, जिसे अब तक वह केवल एक संस्थान समझती थी, आज उसे एक समाज सा लगा, जिसमें हर डिब्बा, हर स्टेशन, हर कर्मचारी जैसे देश की परछाई थे। वो सोचने लगी, अगर इतनी बड़ी प्रणाली इतने लाखों यात्रियों के बीच भी मुझे सुरक्षित महसूस करा सकती है, तो इस देश की बुनियाद में अब भी बहुत कुछ अच्छा बचा है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। यात्रा में अब वह अकेली नहीं थी, उसके साथ था एक भरोसा, एक चेतना और एक नई समझ। गौरी कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आवाज़ में कोई औपचारिकता नहीं थी, जैसे वह सच में चाहता हो कि वो सुरक्षित रहे। गेट के पास सभी जरूरी मोबाइल नंबर चिपके हुए हैं, कभी ज़रूरत हो तो बेझिझक फ़ोन करिएगा। इतना कहकर वह मुड़ा और बोगी की दूसरी ओर बढ़ गया। गौरी ने धीरे से कंबल उठाया और उसे अपने पैरों पर रख लिया। बर्थ के पास खिड़की नहीं थी, बस एक पारदर्शी शीशा था, जिसके आर पार धुंधली सी दुनिया दिखाई दे रही थी। बाहर की ठंडी हवा भीतर नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ और था जो भीतर तक उतर आया था। उस अटेंडेंट की बातों से उपजा एक अनदेखा मगर सजीव एहसास, एक भरोसे की परत। वह सोचने लगी, ठंडी हवा की कमी ने उसे भले आराम दिया हो, लेकिन उस शीशे के पार जो जीवन था, उसकी तपिश उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। और उसी जीवन को देखते हुए जब कोई कहता, आप अकेली नहीं हैं, तो ये बात सिर्फ शब्द नहीं रहती, एक सुरक्षा कवच बन जाती। गौरी ने शीशे पर उंगली से हल्का सा निशान बना दिया, जैसे किसी अदृश्य कहानी को छूने की कोशिश कर रही हो। इस सफ़र में जहाँ जगह सीमित थी, दृश्य धुंधले थे और हवा भी रोकी जा रही थी, वहाँ उम्मीद, भरोसा और संवेदना अब भी अपना रास्ता बना रहे थे। इस अनजान सफ़र में, इन लोहों की पटरियों और आवाज़ों के बीच, किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, लेकिन उसकी सुरक्षा को सबसे पहले रखा। गौरी ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें अब धुंध से हटकर स्पष्ट भविष्य की ओर देख रही थी, जहां उसका सपना, उसकी मेहनत और समाज के लिए कुछ करने की चाह, सब कुछ अब और गहराई से जुड़ गया था। गौरी अपनी बर्थ पर लेटी थी, कंबल ओढ़े। ट्रेन की हलचल और पटरियों की निरंतर आवाज़ उसके भीतर तक गूंज रही थी, जैसे समय खुद उसे लोरी गाकर सुना रहा है।
यह उसकी पहली ट्रेन यात्रा थी और हर पल उसे एक नई अनुभूति दे रहा था। खिड़की में लगे शीशे के पार के बाहर का दृश्य जैसे धुंधला सा था, मानो पूरी दुनिया ने अपने चेहरे पर एक हल्का सा पर्दा डाल दिया। क्योंकि अब रात के 8 बज रहे थे। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो बाहर से अंदर देख रही हो लेकिन खुद को भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रही थी। शीशे के पार की ठंडी हवा का हल्का सा झोंका, जैसे किसी ने उसे चुपके से छू लिया हो। गौरी ने कंबल को अपने शरीर के चारों ओर और कसकर लपेट लिया, जैसे किसी पुराने ताजे बिस्तर में खुद को समेट लेना चाहती हो। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक सर्दी सी महसूस हो रही थी, जो उसे अंदर से बाहर तक महसूस हो रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी अचानक मोबाइल की रिंग ने उसे अपनी सोच से बाहर खींच लिया। स्क्रीन पर पप्पा का नाम चमक रहा था। वह एक पल के लिए चुपचाप फोन को देखती रही, जैसे समय को रोक देना चाहती हो। फिर गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। हेलो गौरी। पप्पा की आवाज़ में वही प्रेम, गरिमा और स्नेह था जो हमें सबसे सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। हाँ पप्पा, हम सुनी रहल छी, गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ थकान और उलझन सी थी। बउआ, यात्रा कतेक ठीक चली रहल छै? पप्पा ने वही सवाल पूछा जिसे वो अक्सर करते थे, मानो सफ़र के हर पल में उनका दिल भी गौरी के साथ हो। गौरी की मुस्कान और गहरी हो गई। बस नीक चलि रहल छै पप्पा, सब किछु ठीके छै, हम आराम से यात्रा कर रहल छी, उसने कहा, जबकि उसे एहसास था कि यह केवल एक आधा सच था। वह सच्चाई जो उसने खुद के बारे में महसूस की थी, वह शब्दों में नहीं। तभी अचानक फोन के दूसरी तरफ पप्पा की आवाज़ हल्की सी बदल गई और माँ की आवाज़ सुनाई दी। गौरी बउआ, यात्रा कहना चली रहल अछि, आ तो किछु खेलहु कि नहीं? माँ की आवाज़ में वही स्नेह और चिंता थी जो हमेशा उसे भीतर तक खो जाती थी। गौरी की आंखों में एक हल्का सा आंसू आया, लेकिन उसने उसे जल्दी से पूछ लिया, माय, सब किछु ठीक छै, यात्रा नीक चलि रहल अछि। अहाँ जे लिट्टी देने रही ओही से के खा लेलहुँ। माँ की आवाज़ में संतुष्टि की गहरी लहर आई, जैसे घर का हर कोना अब भी गौरी के साथ था। ठीक बउआ, नीक केला, लिट्टी ताजगी से खा लिया, आ कोनो दोसर किछु चाही तो जरूर कहिए, माँ ने कहा, जैसे वो गौरी की हर पल का ख्याल रखती हो, भले ही वह दूर हो। गौरी ने हल्की हंसी के साथ कहा, नहीं माँ, सब किछु ठीक है। माँ ने फिर बहुत ममता से कहा, ध्यान रखिए, यात्रा में पूरा ख्याल रखिए, कखनो कोनो असुविधा हुए तो हमरा जरूर जनाएब। गौरी ने अपनी आंखों में एक हल्की नमी को छुपाते हुए कहा, हाँ माँ, अहाँ चिंता नहीं करो, सब किछु ठीक है। और फिर जैसे एक नई शक्ति के साथ वो खुद को फिर से संतुलित कर पा रही थी। सदैव खुश रही है बउआ, माँ कहल थी। अब फोन कट गया। गौरी ने मोबाइल को अपने पास रखा और आंखें बंद की। यह छोटी सी बातचीत उसके भीतर के सभी असमंजस और चिंता को एक पल में छीन ले गई। उसकी आंखों में जो पानी था वह धीरे धीरे सूख चुका था, जैसे घर का प्यार और विश्वास उसे लोरी की तरह सुला रहे। उसे महसूस हुआ, चाहे वह कहीं भी हो, घर का प्यार और सुरक्षा हमेशा उसके साथ है। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा, जहां अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। ट्रेन की हलचल में उसके भीतर एक अजीब सा शांति भर दी थी, जैसे सफ़र की हर गहरी रात उसे घर की ओर ले जाने वाली हो। अब गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल में घर की गूंज को महसूस करते हुए वह धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ने लगी। सपनों में घर, परिवार और उस लिट्टी का स्वाद जो माँ ने भेजी थी। सुबह की हलचल ने गौरी की आंखें धीरे धीरे खोल दी। उसने महसूस किया कि ट्रेन अब रुक चुकी है। खिड़की से बाहर देखा तो सामने नई दिल्ली स्टेशन की विशाल बिल्डिंग दिख रही थी, जो दिल्ली की हलचल को अपनाए हुए थी। लेकिन बाहर की हवा जैसे सर्दियों की चुप्पी को अपने साथ समेटे हुए आई थी। ठंडी की उस कलिटी चुप्पी में उसकी सांसें भी कुछ ठहरी सी महसूस हो रही थी। आंखों में हल्का भ्रम सा था, जैसे वह एक लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचने के ख्वाब में हो। लेकिन जब उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि यह पल सचमुच आ गया था। उसकी पहली ट्रेन यात्रा का अंत और एक नई शुरुआत। उसकी उंगलियों ने खिड़की के शीशे को हल्के से छुआ।
और जैसे ही हवा ने चेहरे को थपथपाया, वह समझ गई कि अब वह दिल्ली में है। यह जगह, यह सफ़र, सभी कुछ इतना नया, इतना अजनबी, फिर भी जैसे उसे यहीं होना था। गौरी उठी और धीरे धीरे बोगी के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसकी उंगलियां सर्दी से कांप रही थी, जैसे हर आंचलिक रेखा पर बर्फ का स्पर्श हो। फिर भी उसके दिल में एक तीव्र उत्साह था। यह उसकी पहली बार दिल्ली आना था और दिल्ली की माँ की सर्दी उसकी त्वचा को चुपके से छू रही थी, जैसे सर्दी और वह दोनों में एक अनकहा संवाद हो। ठंडी हवा ने उसे एक तरह से अपने ओर में समेट लिया, जैसे वह एक आभूषण हो जो सर्दी के जादू में बंध गया। जैसे ही गौरी ने ट्रेन से उतरने का कदम बढ़ाया, सर्दी ने उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे यह सर्दी किसी बड़े इम्तिहान का हिस्सा हो जो उसने पहली बार सामना किया था। उसकी सांसें गहरी और थोड़ी भारी हो गई, जैसे ठंडी हवा ने उनके रास्ते में रुकावट डाली। वह एक पल के लिए सोचने लगी, क्या यह वाकई वह दिल्ली है जिसका सपना उसने हमेशा देखा था। इस बर्फीली सर्दी ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसे किसी नए अनुभव का हिस्सा बनने का अधिकार मिल रहा हो। गौरी स्टेशन से बाहर आई। सर्दी के तीखे प्रहार ने उसकी नाक को लाल कर दिया था और गालों पर बर्फीली हवाओं की लकीरें साफ नजर आ रही थी। फिर भी उसके कदम इतने मजबूत थे जैसे ठंडी हवा को हर कदम के साथ चुनौती दे रही हो। वह अपने भीतर एक अदृश्य साहस महसूस कर रही थी, जैसे यह सर्दी सिर्फ एक बाहरी अवरोध हो जिसे वह आसानी से पार कर सकती थी। वह स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ ऑटो देखती है और बिना एक पल गंवाए तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ी। मुखर्जी नगर, उसने ऑटो वाले से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ताजगी थी, जैसे दिल्ली के इस सर्द माहौल में वह अपने नए सफ़र के लिए तैयार हो चुकी थी। ऑटो में बैठते ही उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। दिल्ली की सर्द हवा, अजनबी रातें और उसकी मंजिल के लिए बढ़ता कदम, यह सब उसे न जाने क्यों बहुत अपना सा लग रहा था। वह जानती थी कि इस शहर में उसकी कहानी सिर्फ शुरू हुई थी। आज के ऑडियो क्लिप में इतना ही। हम लोग दूसरे अध्याय के दूसरे भाग को दूसरी ऑडियो में सुनेंगे। बहुत धन्यवाद।